टेंडेंसी में बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं। सो वी गोना स्टार्ट सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मुतल्लक जी, सेंट्रल टेंडेंसी के मुतल्लक जो है वो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक तो ये पूछी जाती है कि किसी भी जो डाटा है उसकी असल में उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है, उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है किसी भी डाटा की, उसको फाइंड किया जाता है। इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अच्छा, इसी के अगेंस्ट एक होता है जिसको हम डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल देते हैं, कि कोई भी जो चीज़ है वो सेंट्रल पॉइंट से कोई भी वैल्यू कितना डेविएट कर रही है। ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके जो मेजर जो मेजर्स हैं जो हमारे कोर्स में शामिल हैं, वो मीन, जिसको हम आम जुबान में एवरेज भी कह देते हैं। मैंने बोला आम जुबान में, हालांकि इसकी आगे किस्में हैं। अरिथमेटिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, वेटेड एवरेज मीन भी होता है, ठीक है। बट हम नॉर्मली जो मीन हम पढ़ रहे होते हैं वो जो हमारे कोर्स में शामिल है वो अरिथमेटिक मीन ही है। हम इसी पे वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका सिंपल फार्मूला क्या है? इसको हम लिखते हैं इस तरह करके जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें ये आप एक्स बार और एक्स और इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। जिनका तो साइंसेस का बैकग्राउंड है या मैथ्स का बैकग्राउंड है, उनको मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। उनके लिए ये बिल्कुल बच्चों वाली बात होती है और बाकी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अब बेटा यहाँ पे ये जो साइन है इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है। और ये एक्स कोई भी वैल्यूज है, जिस तरह हमने कल बात की थी कि 3, 5 और 7 की एवरेज मालूम करें, मैं इसी का कह सकता हूँ 3 और 5, 7 का मीन मालूम करें। तो ये मेरी 3 वैल्यूज हैं। अब अगर मैंने इनका मीन मालूम करना है तो इसमें से एवरी वन इज अ एक्स। ये भी एक एक्स है, ये x2 है, ये x3 है, मतलब सो ऑन, कोई भी उसको हम नंबर दे सकते हैं। एन क्या है? इनकी तादाद है, इनका नंबर, जिस तरह हमने कल लिखा था। तो देर इज नथिंग डिफरेंट। वहां पे हम एवरेज को सिंपल ए बी जी लिख देते थे, अब यहाँ पे इसको एक्स बार लिख दिया हमने। तो जो मीन था दैट इज सिंपली एवरेज, जो हमने कल पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती हैं, अगर फर्स्ट के जैसे 3, 5 और 7 की हमने बात की थी और उसको हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 15/3 और ये 5 हो गया था। अच्छा, एक होता है कि डाटा जो है ना, जब हम बात करते हैं, आपसे इसके मतलब पूछा नहीं जाएगा। दो तरह का डाटा होता है, एक होता है ग्रुप्ड डाटा, ठीक है, और एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आई डोंट थिंक सो कि एमपीटी में आपसे वो ग्रुप डाटा के मतलब पूछेगा। उसके लिए वो जो आपका एवरेज निकाला जाता है उसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर एफ। मतलब ये जस्ट जिनका थोड़ा बैकग्राउंड है उनको सिर्फ याद दहानी के लिए। तो एमपीटी में इसके मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे बेसिक मीन के मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया कि मीन जो है वो एक्चुअली आपका एवरेज ही होता है। बस उसका फार्मूला शार्मूला या लिखने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। ये यहाँ तक सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको एक लिखता हूँ डाटा। आपने इसका क्या करना है? मीन फाइंड करना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, फिर 1 और 2। अच्छा चलो, मैं आपको टाइम नहीं मैं इसमें लगाना चाह रहा। अब अगर मैंने नॉर्मली इस तरह का कोई डाटा आ जाए तो वो आपसे कहे कि जनाब आप इसका मीन फाइंड करें, फिर आप इसका मीडियन फाइंड करें, और फिर इसका मॉड फाइंड करें। अब सबसे आसान जो होता है वो मॉड होता है। मॉड बोलते हैं हम किसी भी चीज़ की मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू, किसी भी चीज़ की, ठीक है। कोई भी जो डाटा है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। अब इसमें दो तीन चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं। फर्ज किया, ये ऊपर वाले का तो मॉड में बाद में फाइंड करता हूँ। ये एक डाटा है 1, 2, 3, 4, 5। बताएं इसका मॉड क्या है? इसका मॉड निल है।
इसका कोई मॉड नहीं है। नील क्यों है, मैंने जीरो नहीं बोला, नील क्योंकि जीरो इटसेल्फ एक वैल्यू होती है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। एक भी एक दफा आ रहा है, दो भी एक दफा ही आ रहा है, तीन भी एक दफा आ रहा है, चार भी एक दफा आ रहा है, पांच भी एक दफा आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, बाकियों को लेक्चर की आवाज आ रही है? ये एक बच्चा कह रहा है जी लेक्चर की आवाज नहीं आ रही, तो उसको रिस्पॉन्ड कर दें काइंडली। ठीक है। अगर हम इसको देखें थ्री, बेटा मैंने अभी मॉड पूछा है, मीडियन पे ना जाएं काइंडली, ठीक है। इस डाटे की अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, वन एक दफा आया, फिर दूसरी दफा वन आ गया, फिर तीसरी दफा वन आ गया। मैं इसको क्या करता जा रहा हूँ, जो वैल्यू आती जा रही है उसको मैं लिखता जा रहा हूँ, क्रॉस करता जा रहा हूँ। दो, फिर एक दफा आ गया, फिर दो, दूसरी दफा आ गया, फिर दो, तीसरी दफा आ गया। अच्छा जी। अब उसके बाद आ गया जी थ्री, फिर उसके बाद आ गया जी फोर। मैंने डाटे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। आपने मीन मॉडियन मीडियन मॉड जब भी करना है तो सबसे पहला काम करना है डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपकी मर्जी है, उसमें आप अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन दफा आपका जो वन है वो रिपीट हो रहा है, और दो दफा तीन दफा ही आपका दो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज हैं जो सिमिलर टाइम रिपीट हो रही हैं, तो इस डाटे का जो मॉड होगा वो वन एंड टू होगा। तो इस डाटे का मॉड क्या होगा, वन एंड टू, इसके दो मॉड हैं। तो डाटा आपका बाई मॉडल या मल्टी मॉडल भी हो सकता है। बाई मॉडल या मल्टी मॉडल, यानी कि उसके एक से ज्यादा मॉड भी हो सकते हैं, कोई मॉड भी ना हो ये भी हो सकता है, एक मॉड भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड। मॉड तो बड़ा आपका सिंपल सा हो गया। अब आ गया जी आपका मीडियन। मैं अगर इसी डाटे को देखूँ, तीन दफा एक लिखा है, तीन दफा दो लिखा है, और फिर तीन चार लिखना है। बेटा एक, दो, तीन, फिर आ गया दो, फिर दो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। अच्छा, एक बेटा जो बच्चों ने गलती करनी होती है, कहीं पे भी इस तरह का डाटा दिया हुआ हो जो उसमें गलती करते हैं आप लोगों ने, ये नोट कर ले। मैं लिख रहा हूँ कि आप में से लोगों ने ये गलती करनी है और आपने इंशाल्लाह ये नहीं करनी। मीन की तो खैर होती है, लेकिन जब भी मीडियन और मॉड को फाइंड करना होता है तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, डाटा अरेंजमेंट, ठीक है। सीक्वेंस में उसको लेके आना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेके आना। अगर आपने ये काम ना किया तो आप मॉड और मीडियन फाइंड करने में आपको, मीडियन तो बिल्कुल भी फाइंड नहीं फिर आप कर पाएंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए तो मस्ट है कि आप डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब ही मीडियन मीडियन का मतलब ही होता है मिडल वैल्यू, कि आप उसकी कोई भी मिडल वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, अब ये तो छोटा सा डाटा है, अगर इसमें आप देखें तो टोटल वैल्यूज कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अच्छा, यहाँ पे तो टोटल वैल्यू आठ है। अच्छा जी, इस पे करने से पहले अगेन मैं यहाँ पे अगले पेज पे जाता हूँ, एक आपको बताता हूँ, एक दो तीन चार और पाँच, इसका मीडियन फाइंड करें। जब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत आसान है, दो वैल्यूज इधर चलेंगी, दो वैल्यूज इधर चली गई, तो मिडिल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो थ्री इज द मीडियन, ठीक है। अब इसका फाइंड करने का, ये तो आप कहेंगे सर ये छोटा सा डाटा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा तो उसमें क्या होगा, n+1 ओवर टूथ वैल्यू। ये चीज को अच्छी तरह से समझ लें। टूथ, n+1 ओवर टूथ वैल्यू, आपका जो मीडियन है इतनी भी वैल्यू होगी, ठीक है। आप फंस गया, यहाँ पे n की तादाद कितनी है, पाँच है। पाँच जमा एक बटा दो मतलब छः बटा दो इज थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू भी मजे की बात है तीन ही है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं पिछले सवाल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है, आठ है, ठीक है। तो n+1 ओवर टूथ वैल्यू, ठीक है, n आठ है, जमा एक बटा दो वैल्यू, ठीक है, तो ये 9 बटा दो, तो ये तो 4.5 वैल्यू।
अब 4.5 में वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4। चार तो ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, चार ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तो अब दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो जब इवन नंबर्स का डाटा होगा, क्या होगा? इवन नंबर्स का डाटा, मतलब इनकी तादाद 8 है या 10 है या 20 है, ठीक है। तो दरमियानी वैल्यू जो है वो तो कोई निकलेगी नहीं। तो वहां पे आप क्या करेंगे, जो दो वैल्यूज होंगी उनको जमा करेंगे और दो पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लकीली वो 2 × 2 है, तो बटा दो, तो ये 4/2, तो यहाँ पे दो आपका मीडियन आ गया। थोड़ी सी इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि उसको आप जल्दी से कर लें, और फिर उस पे हम फर्दर अगला टॉपिक पे जाते हैं। आपके पास जनाब एक डाटा है, मैं गिन लूँ ये ऑड है या इवन है? 1 2 3 4। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे। अच्छा जी, ये एक डाटा है 8 11, उसके बाद 9 14 9, फिर उसके बाद 15, फिर 18, फिर 6, फिर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जी दो चीज़ें फाइंड करें, मॉड एंड मीडियन फाइंड करें, और जल्दी से कमेंट्स के अंदर लिखें। यू पीपल हैव जस्ट 2 minutes। यू पीपल हैव टू फाइंड द मॉड एज वेल एंड मीडियन एज वेल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपने मॉड और मीडियन फाइंड करना है, मैंने क्या बोला था? यू हैव टू अरेंज द डाटा। बेटा बाकी लोगों को जिनको पता है वो बाकी लोगों को काम करने दे थोड़ा सा, ठीक है। सो दे मस्ट आल्सो लर्न कि उन्होंने कैसे करना है। चलें जी, शाबाश। सबसे पहले अरेंज तक करें डाटे को। मिसाल के तौर पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो पहले मैं 6 लिखूंगा। उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 एक ही दफ़ा है, 8 है, तो फिर मैं 8 लिखूंगा। फिर उसके बाद 9 है, 9 1 2 और 3 दफ़ा आ रहा है, 1 2 और 3 दफ़ा 9 आ गया। फिर उसके बाद 10 कहीं नहीं है, 11 है, तो फिर मैंने 11 लिख लिया। फिर कहीं पे 12 13 है नहीं, फिर 14 है वो लिख लिया। फिर उसके बाद 15 है वो लिख लिया। फिर उसके बाद 18 है वो लिख लिया। सबसे पहली बात तो है हमने ये चीज़ कर ली। अब इसमें मॉड तो बड़ा ही आसान है, आपके सामने है कि 9 इज द मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू। मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू ये आपकी 9 है। तो ये तो आपका आ गया मॉड, ठीक है। और मीडियन क्या है? उसके लिए हमने ये करना था कि सेंटर फाइंड करना है। तो ये 9 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 वैल्यूज इधर से और 4 वैल्यूज इधर से, तो ये आपकी सेंटर की वैल्यू बन रही है। तो दैट इज 9 एज वेल। तो मॉड भी 9 है, मीडियन भी 9 ही है। यहाँ पे जनाब ये इसका आंसर हो गया। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है, मीन मीडियन मोड में इससे ज़्यादा वो आपसे चीज़ नहीं पूछेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको मैं ज़रा जल्दी से लेके चलता हूँ अलजबरा की तरफ। बहुत बेसिक बेसिक से अलजबरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा जी, उससे भी पहले बॉर्ड मैथ्स आपने किया है? बॉर्ड मैथ्स का आपको थोड़ा आइडिया है? BODMAS, बॉर्ड मैथ्स, या इसको बोलते हैं पेमदास। क्योंकि इसको अलजबरा को करने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आप फिर बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इसको कितना का पता है। बस टाइम मैं कुछ सवाल नहीं तो मेरे पास होगा। हम्म,
जस्ट मैंने एक दो क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि इससे जिन लोगों को नहीं पता उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, किस्म की रिवीजन हो जाएगी। हम्म, हम्म। अच्छा जी, अभी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम्म, जी क्वेश्चन है जी, 6 ÷ 2 × 3। ठीक है, अब इसके क्या आंसर आएगा जनाब? अच्छा, ये तो मैंने बहुत ही आसान सा आपको बताया है। एक तो यहाँ पे ना, सिर्फ आपको, मैं कुछ लोगों को ये बहुत ही बच्चों वाली बात लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स आ गया, फिर ये आपका क्या आ गया, ओ, ओ स्टैंड्स फॉर, और जो आपका ऑर्डर है, या जिसको हम पावर बोल देते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं। डी आपका डिवीजन हो गया, एम जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए एडिशन हो गया, और एस सब्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा, एक तो नॉर्मली आप इस तरह से करते हैं, बट इसमें आप जब यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, इस वाले के अंदर, क्योंकि ये रूल भी अप्लाई होता है, यहाँ पे पी से मुराद है पैरेंथेसिस, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ई से मुराद एक्सपोनेंट है। ई से मुराद क्या है? एक्सपोनेंट है। बेटा ओ ऑफ नहीं है यहाँ पे, मैं ओ ऑर्डर कह रहा हूँ यहाँ पे। ई एक्सपोनेंट या ओ ऑर्डर है, जो पावर होती है, मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर पावर को हल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पहले कहा है कि जी मल्टीप्लिकेशन करें, और जबकि हम ऊपर वाले में देख रहे थे तो उसने कहा जी पहले आप डिवीजन करें, और ये बाद में डिवीजन कर रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का उन्होंने एक ही आर्डर रखा हुआ है। अब आपने ये बात याद रखनी है, मैं अगर ऐसे करूं कि मैं इसी सवाल को अगर ऐसे लिख दूं कि जी 6 × बाई, और अब मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे कर दूं, तो फिर क्या जवाब आएगा? शाबाश, शाबाश एवरीवन। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो ये 6 हो गया, 6 ÷ 6, ऑब्वियसली आपका आंसर 1 आ गया। अच्छा, जब आपके दोनों ऑपरेशन, बेटा ये सिंपल एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे सुन लो, ये अक्सर किताबों में ये चीज नहीं लिखी होती। जब ये आपके दो ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इकट्ठे एक जगह पे आ जाए और कोई ब्रैकेट शैकेट ना हो, मेरी बात सुन लें। जब ये दोनों आपके ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो जगह पे इकट्ठे आ जाएं, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो जगह पे इकट्ठे आ जाएं, और उसके साथ कोई ब्रैकेट श्रैकेट ना हो, तो आपने हमेशा याद रखना है, लेफ्ट राइट सुनते हैं ना आप, भूलेगा नहीं आपको, लेफ्ट राइट, या राइट लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट राइट, जब भी वो बचपन में असेंबली वगैरह भी या प्रेयर किया करते थे, तो लेफ्ट टू राइट आपने प्रेसिडेंस देनी है। जो ऑपरेशन पहले लेफ्ट पे आएगा पहले उसको करना है, और जो फिर राइट पे आएगा फिर उसको करना है। तो ये लेफ्ट टू राइट रूल है, ये अक्सर किताबों में मेंशन नहीं किया होता। जब दोनों ओपन हो ऑपरेशन, जिस तरह यहाँ पे था, तो अब ये नीचे वाले के तहत पहले मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए थी, ऊपर वाले के तहत पहले डिवीजन करनी चाहिए थी। नहीं, हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना है लेफ्ट टू राइट रूल।
जो लेफ्ट साइड है उसको पहले करना है और राइट को बाद में करना है। बाकी ये जो आपका बोर्ड मैथ है इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक आध मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ अगर आप कहते हैं तो, आसानी की खातिर। ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, इसमें हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो इसमें आप बता दें, क्योंकि बोर्ड में से। ठीक है बेटा, आप अगर 6 × 2 डिवाइड 4 किया है तो इसको पहले इसको करेंगे 12, तो फिर तकसीम 4 करेंगे। ठीक हो गया। ये बेटा किसी ने एग्जाम्पल दे ही दिया, उसी को हमने कर दिया है। सवाल बच्चे ने पूछा है कि जी 6 × 2 डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे भी आपने लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 2 क्या हो गया, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12/4 करेंगे तो ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नाउ यू गॉट इट, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा होता है ना बोर्ड मैथ, तो वो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। नहीं, यही यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको लेफ्ट टू राइट का रूल अप्लाई करना। आई होप सो इट्स वेरी क्लियर राइट नाउ। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम जरा अलजबरे की तरफ। जनाब, अलजबरे में आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बड़े सादा से। बेटा बोर्ड मैथ्स के अंदर या पेमडास के अंदर, जब ऑपरेशन बोर्ड मैथ्स के अंदर भी ये कंडीशन होती है कि जब दोनों ऑपरेशंस एक ही जगह पे ओपन हो तो आप लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करेंगे। नार्मली लोअर क्लासेस के अंदर जहां तक आपने मैथ पढ़ा है वहां पे ये चीज नहीं बताई जाती। ठीक है, तो इसलिए बोला कि ये दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और इसमें P इज पैरेंथेसिस E फॉर एक्सपोनेंट। ये तो आप नेट पे भी कर सकते हैं स्टडी। ठीक है, 568। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम देना है। आपने अलजबरा जो है, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं बेटा? बेटा यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ इट्स वेरी इजी, मैंने इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की। ब्रैकेट्स है, ये बी ब्रैकेट्स है, ओ आर्डर या जिसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, डी डिवीजन है, एम मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है और एस सब्सट्रैक्शन है। ठीक है बेटा, अब इसी को पी ई एम डी ए एस, पी अब पेरेंथेसिस है जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं, ई एक्सपोनेंट है जिसको मैंने पहले आर्डर बोला। ठीक है, एक्सपोनेंट। बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी वही कुछ चल रहा है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं 6 डिवीजन 2 × 4 लेफ्ट टू राइट चलना है, यार इसमें क्या कंफ्यूजन है। 6 डिवीजन 2 किया आपने तो 6 को 3 पे पहले तकसीम किया आपने, क्या आया, 3 आंसर आ गया। 6 को 2 पे सर तकसीम किया तो 3 आंसर आ गया, उसको बाद में 4 से जरूर दे देना, ये भी 12 ही आंसर है। लेफ्ट टू राइट, सिंपल इज दैट। जब दोनों ऑपरेशंस एक ही जगह पे ओपनली फॉल कर रहे हो तो आपने लेफ्ट टू राइट चलना है, बोर्ड मैथ फॉलो नहीं करना जी। लेफ्ट टू राइट चलना है, सिंपल इज दैट। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा जी, आगे चलें आप। नेक्स्ट आपका आ गया जी बेटा क्वेश्चन 560। मैंने अभी वो पेज निकाला था, अलजबरा वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे वहां से देखने पड़ेंगे तो मैं देख लूँ किधर है जी। अच्छा, अब सबसे पहली तो बात यह है कि अलजबरा के अंदर, अच्छा जी, मैं अगर इसको बोलूं कि जी ये 3x है, पहले आपसे इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, 3x को। अब मेरे साथ बेटा चलें, इसको मेरे साथ अभी चलें। इस पूरे 3x को हम अलजेब्रिक टर्म भी बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। बेटा जस्ट बियर मी फॉर 2 to 3 मिनट्स। ये कुछ चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। 3x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक, इन दोनों को फैक्टर वैसे बोलते हैं, एक कांस्टेंट है वैल्यू। ठीक है, जो कि 3 है, 3 तो 3 ही है।
और एक्स का मुझे पता ही नहीं है वो क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 टू, या -50 टू बिलियंस, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज वेरिएबल। हम कहते हैं ना, ये फर्ज किया 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 9, ठीक है। या फर्ज किया जी 27, 9 भी नहीं कहते, 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब ये इस तरह आसान सवाल भी आ सकता है पेपर में, कि 3x जो है वो आपका क्या है, बराबर है 27 के। तो बताएं x क्या है। तो अब आपका, क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, या बल्कि उसकी भी हट के होता यह है कि आपने 3 खत्म करना है ना। तो दोनों को 3 पे तकसीम कर दो, इधर भी 3 पे तकसीम कर दो, इधर भी 3 पे तकसीम कर दो, ये 3 से 3 गया, और ये 9 पे चला गया। बाकी क्या बच गया आपका, x इज इक्वल टू 9 बच गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 है। सो x इज द वेरिएबल। मैं कुछ और भी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, कि जो हम बात करते हैं इनको, कि ये जो आपका 3 है ये कांस्टेंट है, ये x आपका वेरिएबल है, इन दोनों को भी फैक्टर बोल देते हैं। फिर आगे एक टर्म्स होता है लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स। मैथ में ये 3x, 7x, 100x, दीज आर लाइक टर्म्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ये लाइक टर्म्स कहलाएंगी। लेकिन अगर ये 9x स्केयर, 7x स्केयर, ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल सेम है। बट ये 3x एंड 9x स्केयर, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स है। ये अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह फंस गया 3xy या 7xy या 99xy, ठीक है, ये भी लाइक टर्म्स है। क्योंकि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के अंदर ऐड किया जा सकता है। इनके आगे जो ऑपरेशंस होने हैं उनके मुतालिक ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, वो इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। कंबाइनिंग लाइक टर्म इज परमिटेड, परमिटेड, ठीक है। अब जब चीजों को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैं जो लाइक टर्म्स की बात की, ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी था, क्योंकि इसके वजह से ही अगले हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। बहुत सादा सादा चीजें लेके चलूंगा। जिन लोगों का बैकग्राउंड है उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिनका नहीं है उनको समझ लग जाएगी। फर्ज किया जी, अभी आप क्या करेंगे, 3x स्केयर प्लस 5x स्केयर। मजाक है बच्चों वाला, लेकिन बताएं इसका जवाब क्या आएगा। जी, वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। सिंपल, इनका वेरिएबल्स भी सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है। तो 3 जमा 5 क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो ये 8x स्केयर हो गया। इट्स वेरी इजी, ये तो मैंने मजाक किया था, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन करें थोड़ा सा ऐसे ही बस, अशारिया एक, इसको मैं हार्ड कर रहा हूँ, 3x + 2 × x - 4, इसको शाबाश। अब इस तरह के पेपर में आपके क्वेश्चंस आने हैं कि एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व कैसे करना है। 5x - 8 आंसर है। ये बेटा पहले तो बात है 3x इधर ही रहेगा, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले। 2x - 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, तो 5x - 8, दिस इज द आंसर। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद बेटा आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जिनका बैकग्राउंड नहीं है मैथ का, उनके लिए ये थोड़ी मज़े की चीज़ होगी, दे विल बी लर्न समथिंग। 2 - x, जी, इसका क्या सोल्यूशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें।
बेटा सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी है, 3x-2। माइनस का है कि ये ताल्लुक होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे दो से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दो जमा का है, तो दो माइनस का हो गया, और ये x माइनस का जो था वो क्या हो गया, वो प्लस का हो गया, ये प्लस x हो गया। ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे भी x है, इधर भी x है, तो लाइक टर्म्स विल ऐड, 3x और प्लस x क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, माइनस पीछे से 2 रह जाएगा, क्योंकि ये जो अकेला x है, इट मीन्स 1x, हम इसके साथ 1 लिखते नहीं है बस। तो ये आपका 4x-2 हो जाएगा। आई होप सो, दिस इज वेरी सिंपल। अब एक आप लोग करेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको लिख के देने लगा हूँ। माइनस बड़ी ब्रैकेट ओपन, देन 7, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट शुरू, ए, देन -2b, छोटी ब्रैकेट बंद, देन -4b, और जनाब बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको जनाब हल करें। शाबाश शाबाश, गुड। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये इस माइनस को मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये वैसे ही बाहर रहेगा। ये 7 आ गया। अच्छा, इस 7 को मुझे पहले इन ब्रैकेट्स को हल करना है, और ब्रैकेट्स में भी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो पहले छोटी ब्रैकेट्स को हल किया जाए। तो ये 7 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 हो जाएगा। फिर ये 7 -2 में से मल्टीप्लाई होगा, तो 7-2 तो -14। ठीक है, बी हो गया। और ब्रैकेट हमारी ये खत्म हो गई, तो ये -4b यहाँ पे आ गया। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई जनाब। और ब्रैकेट मैंने कर दी फिर बंद। अच्छा, अभी मैं ब्रैकेट नहीं खोलूंगा, ब्रैकेट में ऐसे ही रहने दूंगा, बड़ी वाली। यहाँ पे आप देखें, ये लाइक टर्म्स है, ये एक जैसी टर्म है, -14b और -4b, तो ये -18b हो जाएगा। 7a -18b हो गया, ब्रैकेट बंद। अच्छा, बाहर नेगेटिव की वैल्यू, जब मैं इसको अब इस ब्रैकेट को खत्म करूंगा, तो जो 7a है ये -7a हो जाएगा, और ये +18b हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। अच्छा, अब मैं एक अगला क्वेश्चन लेने लगा हूँ, क्योंकि जो पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है मैथ अलजेब्रे के अंदर, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। x⁻3, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x⁻4 +5a के साथ। जी बताएं, इसका क्या आंसर आएगा। एक्सपोनेंट्स बेटा जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स विल बी एडेड।
ये सेम वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल है। तो जब x मल्टीप्लाई बाई x3 मल्टीप्लाई बाई x4, अब यहाँ पे लाइक वेरिएबल होना जरूरी नहीं है। तो x की पावर 7 हो जाएगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो ये +5। आप x3a लिख लो या ax3 लिख लो, वो आपकी मर्जी है। वैसे कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा पावर को, बड़ी पावर को पहले लिखा जाए और उसके बाद छोटी पावर को लिखा जाए। तो ये ऐसा करने की कोशिश की जाती है इसमें। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक आप और छोटा सा सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब है जी एक आ गया आपका 12m2 n3 डिवाइडेड बाय 6m4 n जो है वो आपका 5 और इसकी पावर है 2। इसको हल करें। कोई मसला नहीं। इस हल करें, कुछ नहीं होता, बड़ा आसान सा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में पावर्स को माइनस करते हैं, बस ये याद रखना। और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन कह दिया, डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड करते हैं, डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले आप गौर से जरा देख लें। मैं इसको अब करने लगा हूँ। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 12m⁴ n⁴। नीचे क्या हो रहा है बेटा? नीचे ये इन सब की पावर है आगे 2। 6 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 36 हो गया। 4 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी यहाँ पे। तो ये m की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। और n की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। ठीक है। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन कौन सी चीजें आगे। अब ये जो दो है, मैं कलर चेंज करने लगा हूं, यहां तक सबको समझ आ गई? ये 2 इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। ये 3 इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। अगर इसको मैं दोनों को 12 पे डिवाइड करता हूँ तो ये आपका पीछे क्या बचेगा? 3 बचेगा ये वाला। तो ऊपर क्या बचा? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रह गया। और नीचे क्या बच गया आपका? 3m⁴ और n⁴ 7। दिस इज द आंसर। ये तो हो गया बेटा जो सादा एक्सप्रेशंस हैं, जिसपे हमने अभी कोई इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया। अब इन्हीं चीजों को किया जा सकता है इक्वेशन की शक्ल में भी, कि अगर आप कोई इनकी इक्वेशन बनाना चाहें तो।
कि आपने अगर इक्वल का साइन दरम्यान में लगा दिया तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी 2t -29 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करें। कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक लेवल्स के होंगे। एबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एमपीटी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो फाइनल पेपर है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आपका एमपीटी है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल सादा सादा से। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, बड़ा सिंपल सा है। 2t आप एक साइड पे ही रखें, ये -29 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 29 + 7, तो ये कितना बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा। तो 2t = 36 हो गया। अब टू खत्म करना है, क्योंकि हमने टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो दोनों को 2 पे तकसीम कर दें, इसको भी 2 पे तकसीम कर दें, ये 2 खत्म हो गया, ये 18 पे चला गया। ठीक है, तो t = आपका 18 आ गया। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इक्वेशंस। तो जो आपकी इक्वेशंस होंगी वो बहुत कम्प्लेक्स लेवल की नहीं होंगी, वो हो सकता है कोई एक दो आपसे कम्प्लेक्स लेवल की इक्वेशंस भी पूछ लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आज हम्म, एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ पे जनाब। अभी द सम ऑफ टू द सम ऑफ टू कंसेक्टिव consecutive even integers is 26. What are the two numbers? बताएं जी, वो दो नंबर क्या हैं? रिटर्न में ऐसे नहीं आते बेटा, रिटर्न में काफी डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने अब जिस तरह आपको कल बताया था, अगर तो आड नंबर हो तो हम सिंपली एक्स, क्योंकि वन अगर हम फर्ज कर लेते हैं, एक्स इज द आड नंबर। लेकिन अब x1 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जी 2x है जी, पहला हमारा इवन नंबर क्या है जी, 2x है। तो अगला इवन नंबर क्या होगा, 2x + 2 होगा। आसानी की खातर आप ऐसा कर लें। तो अब आपके दो कंजेक्टिव इवन नंबर हमें नहीं पता वो कौन से हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये आपके जो दो कंजेक्टिव इवन नंबर्स हैं वो ये हैं, पहला है 2x और दूसरा है 2x + 2। करना क्या है जी, इनको वो कह रहे हैं इनका सम करना है। जब इनका सम करना है तो मतलब इसको इसके अंदर जमा करना है, और ये बराबर आएगा इज का मतलब है इक्वल टू 26 के है। अब ये लाइक टर्म्स हैं, ये और ये जमा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 2 = 26। ये दो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 4x = 24। ठीक है, अब अगर मैं इनको 4 पे तकसीम करूं, ये गया, और इधर पे तक किया तो ये 6 आ गया, तो x = आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अभी हमने उसने कहा है नंबर्स कौन से हैं वो फाइंड करने हैं। तो जनाब अगर आपका x है 6 के बराबर,
तो 2x क्या हो गया? ठीक है, x बराबर है अगर 6 के, तो 2x जो पहला नंबर है, तो 2, ये आ गया आपका 12 के। और अगला नंबर क्या है? 2x+2, तो 2 × 6 + 2, ठीक है, वो आपका आ गया 14 के। तो 12 और 14 को जमा करें तो वो भी आपका 26 ही आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। तो जनाब, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। बेटा कल का मुझे श्योर नहीं है, आई विल बी ट्रैवलिंग। अगर तो मैं जल्दी पहुंच गया वापस लाहौर, तो आप लोगों का कल एक और लेक्चर ले लूंगा एबिलिटी का। नहीं तो आपके जो नेक्स्ट हैं, एक इंशाल्लाह मैंने आपसे प्रॉमिस किया उर्दू का लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको जो उर्दू की ग्रामर है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी आपके इंग्लिश के कोई 3-4 लेक्चर जो हो जाएंगे एमपीटी के फाइनल डेट से पहले पहले, वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका काफ़ी है। बाकी हर एक की डिमांड पूरी करना मुश्किल है। कोई कहता है जी एज वाले प्रॉब्लम करवाएं, कुछ और कोई कहता है दूसरे करवाएं। तो मेरी कोशिश ये है कि वो एरिया जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन पे फोकस करना किया है, ताकि और स्पेशली जो जिनका बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा वीक होता है, ताकि उनको उसमें हेल्प हो सके। तो इसमें जनाब आई होप सो कि आपकी कुछ ना कुछ मदद लाजमी की होगी इसमें। अ, ठीक हो गया जी। तो चलें जी, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह फिर कल अगर हम जल्दी पहुंच गए तो इंशाल्लाह लाजमी कल भी एक लेक्चर हो जाएगा। कल का प्रॉमिस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अगर मैं जल्दी पहुंच गया लाहौर तो कल भी कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।